अभी हम लोग फैक्चुअल है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तुम्हारे नोट्स में भी दिया हुआ है। राजनीतिक संस्थाएं, मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किस प्रकार से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद जिस प्रकार से इसका विकास हुआ और अल्टीमेटली ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में सामने आएगा, या इस चीज़ को हम लोगों को देखेंगे, है ना। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम बात करते हैं, तो ऐसे तो 1820 के आसपास भारत में विभिन्न प्रकार के संस्थाओं का निर्माण होना, गठन होना शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, समय बढ़ने के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस की संख्या भी बढ़ती रही। खासकर उस समय जो संस्थाएं होती थी, स्टार्टिंग में संस्थाएं होती थी, वो भूमि से संबंधित होती थी। भूमि से संबंधित का मतलब क्या है, जैसे अंग्रेज यहाँ पर आया था, हमने बताया था ऑलरेडी, हमने बताया था कि ब्रिटेन जब यहाँ पर आया, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंडिया में क्या था, उनका अधिक से अधिक क्या था, यहाँ से लाभ लेना। यहाँ से पहले वो बुलियन लेकर आते थे और यहाँ से प्रोडक्ट लेकर जाते थे, और बाद में यहीं से उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया, यहीं से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया, और रेवेन्यू के आधार पर उन्होंने फिर प्रोडक्ट को खरीद करके भेजना शुरू किया। अल्टीमेटली बाद में उन्होंने क्या किया, फिर डिफरेंट बंदोबस्त के माध्यम से भूमि कर वसूल करना प्रारंभ किया। मतलब जमीन से कर वसूल करना, धीरे धीरे किसानों की बेदखली, जमींदारों की बेदखली, इस समस्याएं आनी प्रारंभ होंगी। इससे क्या होगा, मतलब जब लोग परेशान होंगे तो उनके माइंड में आएगा कि जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, या कोई इस प्रकार का एक संगठन नहीं बनाया जाएगा, तब तक हमारा या हमारी ज़मीन की, हमारी संपत्ति की, जान माल की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसीलिए संगठन बनाना प्रारंभ होता है, और इसमें सबसे पहला जो संगठन है वो लैंड होल्डर सोसाइटी, नोट कर लोगे इसको, लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है ना। इसको बंगाल जमींदार सभा भी कहा जाता है। कलकत्ता में संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ये 1838 में। पर्पस ही था इसका जमींदारों के हितों की देख रेख करना। इसका उद्देश्य नीचे में लिख लोगे, जमींदारों के हितों की देखरेख। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे हम लोगों ने स्थायी बंदोबस्त में पढ़ा था, यहाँ पर सरकार है, बीच में जमींदार है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर है किसान। और ये जमींदारों का आप देख रहे थे किस प्रकार जमींदारी समाप्त हो जा रही थी सूर्यास्त नियम के तहत। लैंड होल्डर सोसाइटी में जिनके पास लैंड था, भूमि थी, है ना, लैंड होल्डर्स ने क्या किया, आपस में एक सोसाइटी का गठन किया ताकि जमींदारों के हितों का संरक्षण हो सके। और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में इसका गठन किया, गठन किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में इसका विस्तार था। यह आधुनिक भारत की पहली सार्वजनिक और राजनीतिक संस्था बोली जाती है। इसको हम लोग बात कर रहे हैं लैंड होल्डर सोसाइटी, ये पहली सार्वजनिक संस्था है, ठीक है ना। पहली इसलिए बोल रहे हैं, और हमने यहाँ पर लिखा है 1820 से शुरू हो जाता है। इसके बीच में भी कुछ हुआ होगा, इसके बाद भी कुछ हुआ होगा, ठीक है ना, बस में रहा है। तो 1838 इसको हमने इसलिए किया है, काफी इम्पोर्टेंट, बंगाल जमींदारी सभा इसको बोलते हैं, मतलब जमींदारों के संरक्षण के लिए। अभी ये किसानों के संरक्षण के लिए नहीं है, ध्यान रखना है, ये जमींदारों के संरक्षण के लिए, जमींदारों की जमींदारी को बचाने के लिए। ऐसे इसके पहले भी कुछ यहाँ पर संस्थाएं गठित हो चुकी थी, मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन होने के पूर्व भी कुछ संस्थाएं थीं, ठीक है। इसलिए हमने इसको लिखा है पहली सार्वजनिक संस्थाएं। इसका मतलब पहले से कुछ और भी ऐसी थी जो सार्वजनिक नहीं थी, उसका क्षेत्र काफ़ी कम रहा होगा। ऐसे इसका क्षेत्र रीजनल था, रीजनल क्षेत्रीय स्वरूप ही था, इसका क्षेत्रीय स्वरूप था। हम लोग यही पढ़ना है किस प्रकार से रीजनल नेचर से ये ऑल इंडिया, है ना, ये फॉर्म में चेंज होगा। बाद में किस प्रकार से इसको हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रीय जो स्वरूप है बाद में अखिल भारतीय स्वरूप में कैसे बदलेगा, ठीक है। उसके पहले संस्थाओं के का नाम लिख लीजिए, जैसे
एक तो है कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज, ये संस्थाओं के रूप में है तो कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, इसके अध्यक्ष थे हेनरी विवियन डेरेजियो, और उद्देश्य था इसका पश्चिम के उदारवादी दर्शन का ज्ञान, पश्चिम के उदारवादी दर्शन का ज्ञान, जो लिबरल फिलॉसफी है, लिबरल फिलॉसफी ऑफ द वेस्ट। दूसरा बंग भाषा प्रकाशिका सभा, नेक्स्ट एसोसिएशन है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, से बंगाल में है, 1836 में है, ठीक है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। तीसरा है साधारण ज्ञान सभा, साधारण ज्ञान सभा इंग्लिश वाले भी उत्तर से लिखेंगे, 1838 में बंगाल में। इसमें दो चीज इसका इम्पोर्टेंट था, जो गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन था, करप्शन पर विचार विमर्श करना, और प्रेस की आज़ादी के बारे में बातचीत करना, दो इसके मुद्दे थे, करप्शन और प्रेस की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ प्रेस। किसका? साधारण ज्ञान सभा का। उल्टा पुल्टा नहीं लिख लेना है, ऊपर वाले को नहीं लिखना है। उसके बाद ये लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी के पहले भी कुछ संस्थाएं थी, ये मेरा बताने का पर्पस था कि लोग जागरूक हो रहे थे, धीरे धीरे उनमें अवेयरनेस आ रहा था, उनको लग रहा था कि संस्थाओं का निर्माण करके, है ना, आपस में एकता स्थापित की जा सकती है और अपनी बात को सरकार के समक्ष रखा जा सकता है, जहाँ से, है ना, हमें अपने हितों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी। ये भारतीयों की सोच थी। अभी का ये सोच नहीं था कि हमें राष्ट्रवाद का विकास करना है, अखिल भारतीय स्तर पर कोई आंदोलन चलाना है, ऐसा नहीं था। क्वेश्चन अगर आता है तो ध्यान रखना है, अभी उस तरह की कोई बात नहीं थी। अभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमको कोई विद्रोह को भयंकर विद्रोह करना है, केवल क्या करना है, अपने हितों का संरक्षण करना है। जहाँ कुछ समस्याओं का निराकरण हो जाए इजली तो ठीक है ना। उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी के बाद बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन ने, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843, ये सार्वजनिक हितों की रक्षा करना था, ठीक है, तो प्रिजर्व पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ बहुत सारे संगठन है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है, ये फैक्चुअल है एक्चुअली, है ना, बहुत सारा फैक्ट्स और कन्फ्यूजन भी होता है। उसके बाद आगे तुम देखोगे कि 1850 के दशक में भारत में प्रेसिडेंसी का गठन होता है ना, अलग अलग प्रेसिडेंसी का गठन होता है। और ये जो प्रेसिडेंसी है, कहाँ कहाँ था प्रेसिडेंसी? कलकत्ता, ठीक है, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इससे क्या होता है, जब प्रेसिडेंसी गठन होता है तो बहुत बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रेसिडेंसी गठन से क्या हुआ कि इस क्षेत्र में काफ़ी विकास का वातावरण बना, तो अवेयरनेस भी ज़्यादा यहाँ पर रहा। अवेयरनेस ज़्यादा रहा तो यहाँ बहुत तरह के राजनीतिक संगठन, सार्वजनिक संगठन भी धीरे धीरे यहाँ पर विकसित प्रलवित हुए, बनते गए। तो अब यहाँ से तुम क्या करोगे, तीनों को अलग अलग, है ना, तीनों को तुम लोग अपने कॉपी में बनाओगे, तीनों को अलग अलग, मतलब यहाँ अलग, बंगाल में अलग, मद्रास में अलग और बॉम्बे में अलग अलग संगठन काम कर रहे थे, ठीक है। तो बंगाल में कौन संगठन था? पहला कलकत्ता में भारत लीग, ठीक है, भारत लीग, इंडिया लीग। 1875 में शिव कुमार घोष, इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय भावना को जगाना, राष्ट्रीय भावना को पैदा करना, उत्पन्न करना, ठीक है। ठीक है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, ये कलकत्ता के इल्बर्ट हॉल में इसका गठन किया गया था।
ये इंडियन एसोसिएशन, यहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि कलकत्ता का संगठन यहाँ पर है, लेकिन यह एक पहला संगठन है जिसका स्वरूप ऑल इंडिया लेवल पर था। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम अखिल भारतीय स्तर पर कौन सा संगठन काम करना प्रारंभ किया था, तो क्या होगा? इंडियन एसोसिएशन 1876 में गठन हुआ था, एल्बर्ट हॉल बंगाल। और इसके संस्थापक में आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ठीक है, बेसिकली इनका पर्पस था जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे उनको रिप्रेजेंट करना, टू रिप्रेजेंट एजुकेटेड मिडिल क्लास, शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करना और सार्वजनिक कार्यों में उनकी दिलचस्पी पैदा करना। ठीक है, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन पब्लिक वर्क, क्योंकि पब्लिक वर्क में शिक्षित मध्यम वर्ग का इंटरेस्ट उस समय तक अभी नहीं था, है ना, इसीलिए इनका पर्पस था कि उनको, ठीक है ना, विकसित करना था। इसी प्रकार मद्रास में मतलब दक्षिण की बात हम लोग करेंगे, नक्शा में देखना है उसको। यहाँ दक्कन संघ, दक्कन एसोसिएशन, (1852) में ही इसका गठन हुआ था। 1852 में गठन हुआ था। 1857 के विद्रोह में यहाँ के लोगों ने भाग भी लिया था, इस कारण से इस संघ की काफी निंदा भी की गई, दक्कन संघ। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, दूसरा है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, 1852 का है। और एक है मद्रास महाजन सभा, ये इंपॉर्टेंट है, मद्रास महाजन सभा 1884। नेटिव एसोसिएशन 52। मद्रास महाजन सभा 1884, इसमें 56 संघ सम्मिलित थे। 56 एसोसिएशन आर इन्वॉल्व इन दिस मद्रास महाजन सभा। इसमें था ही मद्रास महाजन सभा 56 संगठन थे, 56 संघ थे, तो इसका काम ही था कोऑर्डिनेट करना है, जितने भी और संघ थे, संगठन थे, उनके आपस में क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना है, मतलब विभिन्न संस्थाओं के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना, ये था इनका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आ जाओ, एक है पूना संघ 1867, पूना सार्वजनिक सभा भी है, 1867 में ही है। महादेव गोविंद रानाडे इसके संस्थापक हैं, 1870 में शामिल होते हैं। महादेव गोविंद रानाडे, जीवी जोशी। इसका ऑब्जेक्टिव था राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना, स्थानीय मुद्दे को उभारना, सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, राजनीतिक चेतना जगाना, स्थानीय मुद्दे को उभारना, सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों को बढ़ाना। उसके बाद एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, 1885 में ही इसका गठन होता है, जब कांग्रेस का होता है उसी साल। ठीक है, 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग, 3 नेता का नाम याद रखना है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग। जो बॉम्बे एसोसिएशन हम लोग बात कर रहे हैं अभी, है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये पहले बॉम्बे एसोसिएशन था। जैसे पूना संघ है, पूना एसोसिएशन जिस प्रकार से है, वैसे बॉम्बे एसोसिएशन भी था। ठीक है ना, तो 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक, और यही क्या होता है बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बन जाता है। जब इसका मतलब बताया, यहाँ प्रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। ठीक है,
प्रेसिडेंसी के गठन के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव था, ये देखो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग ही थे, जो संगठन जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं इसमें अभी कोई भी किसानों का संगठन नहीं है, मजदूरों का संगठन नहीं है, याद रखना है। अब कोई बहुत अभी ज़्यादा क्रांतिकारी लोगों का संगठन भी नहीं है। शिक्षित मध्यम वर्ग पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हैं, यही लोग शामिल हैं। और आगे कांग्रेस में भी हम आएंगे तो वहाँ ऐसा ही आएगा शुरू से, ठीक है ना। इसीलिए इनका ऑब्जेक्टिव, इनका उद्देश्य, इनका लक्ष्य भी इसी टाइप का कुछ होगा। और पीछे हम लोगों ने चर्चा किया है, इनका लक्ष्य था कि ICS की परीक्षा इंडिया में आयोजित किया जाए। पहला सुधार करने की मांग कर रहे थे कि जो ICS की परीक्षा होती है वो इंडिया में हो, ठीक है ना। सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को बढ़ाया जाए, नियुक्ति किया जाए और संख्या को भी बढ़ाया जाए। ठीक है, इनका पर्पस भी था लोगों को जागरूक करना, सामाजिक चेतना को बढ़ाना, है ना, और सरकारी क्षेत्र में सुधार करना ताकि भारतीयों को कुछ फायदा हो। लेकिन इनको धीरे धीरे यह महसूस हो रहा था ये अलग अलग क्षेत्र में हमारा संगठन है जिसका नेचर कैसा है, क्षेत्रीय, रीजनल है। रीजनल नेचर होने के कारण इसका इम्पैक्ट सरकार तक नहीं हो पा रहा है, इसके चलते हमारा डिमांड पूरा नहीं हो रहा है। तो पहले तो लोग अकेले थे, ऐसा ही थे, विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी एसोसिएशन, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं था। ये लोगों ने एसोसिएशन बनाना शुरू किया, संगठन बनाना शुरू किया धीरे धीरे। और अब इनको लग रहा है कि नहीं, अब हमारा क्या होना चाहिए, अखिल भारतीय स्वरूप इसका होना चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पर कोई संगठन होना चाहिए। ये अभी दिमाग में आ रहा है और ध्यान रखना है, मतलब भारतीयों के मन में भी क्या आ रहा है, भारतीय भी चाह रहे हैं कि अब अखिल भारतीय स्तर पर कोई संस्था हो, ठीक है ना, भारतीय चाह रहे हैं। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने लीटन के बारे में पढ़ा था, लॉर्ड लीटन के बारे में। तो लीटन की जो नीति थी काफ़ी रिएक्टिव पॉलिसी थी उसकी, ठीक है ना, और उससे क्या हो रहा था, काफ़ी तनाव का वातावरण बना हुआ था भारत में। इसके चलते ब्रिटिश भी चाह रहे थे, कि ऐसा संगठन हो, ठीक है ना, ऐसा संगठन का निर्माण हो जो, है ना, अगर कोई मीटिंग करे या आपस में विचार विमर्श करे तो उसके विचार विमर्श का निष्कर्ष क्या निकलता है इसकी जानकारी हमें पहले ही हो जाए, ताकि 1857 के विद्रोह की तरह दोबारा इतना भयंकर विभीषिका को सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे स्मूथली व्यापार वाणिज्य करना, और यहाँ तो उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर दिया था। 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी को परिवर्तित किया और अधिक से अधिक निवेश, इन्वेस्टमेंट और उसका अधिक से अधिक बेनिफिट ये चाह रहे थे। और हमने बताया था इसको बोलते हैं कैपिटलिस्टिक, है ना, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्टिक अप्रोच था ये। और वो अप्रोच हमने बताया था कि भाई पहला था कमर्शियल कैपिटलिज्म, दूसरा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और तीसरा फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। तो फाइनेंशियल कैपिटलिज्म में इनको था कि इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है उससे इनको अधिक से अधिक लाभ हो। लाभ तभी होगा जब यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहेगी, किसी प्रकार की वोल्ट नहीं होगा। तो अंग्रेज भी ऐसा चाह रहे हैं, क्लियर है, मतलब परिस्थितियाँ तैयार हो रही है। एक ऑल इंडिया लेवल के संस्थाओं की परिस्थितियाँ तैयार, कभी कभी ऐसा होता है परिस्थितियाँ तैयार हो जाती है तो कुछ नहीं करो तभी बहुत से हो जाता है, ठीक है। ये तो लोग पढ़ रहे हो और तुम खाली पढ़ते जाओ, ज़्यादा कुछ सोचोगे नहीं, खाली एकदम लाइन सही रखोगे और धीरे धीरे एक लेवल आ जाता है, ठीक है, सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि तुम्हारा सब कुछ ठीक होने लगेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, तुम्हारे घर का, परिवार का, समाज का ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि सब कुछ तुम्हारे फेवर में हो जाएगा और तुम बहुत अच्छा से पढ़ने लगोगे, अच्छा से पढ़ने लगोगे, रिजल्ट होने लगेगा, हो जाएगा, यही तो है, ठीक है। ये सब प्रकृति का है दिया हुआ, बहुत तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये बात हो रहा है। तो ये हम बात कर रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री का निर्माण ही होता है, देखो ऐसे हम बार बताते हैं, हिस्ट्री का निर्माण ही होता है कैसे, टाइम, सिचुएशन और पर्सन्स, इससे निर्माण होता है इतिहास, तीनों को मिलाकर।
जैसे समय बदलता है दशाएं बदल जाती हैं, ठीक है ना। दशाएं बदलती है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा स्टेप बदल जाता है, तो हमारा जो पर्सनालिटी है वो चेंज आता है। या पर्सनालिटी बदलती है तो दशाएं ही बदल जाती हैं, कभी ऐसा होता है वाइस वर्सा है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको तुम्हारे लिए भी है और ये पढ़ने के लिए भी है। तो इस समय ऑल इंडिया लेवल की संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यहीं पे क्या होता है, एक घटना घटती है 1883 में, नोट कर लो पॉइंट। 1883 में अदालत की अवमानना के केस में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 2 माह की सजा हो जाती है। और हमने बताया था अभी कि सिचुएशन चेंज होता है तो बहुत कुछ बदलता है, ठीक है ना। 2 महीने की सजा हो जाती है तो यहाँ पर राष्ट्रीय कोष की व्यवस्था की गई, ठीक है, कि अब भारत और इंग्लैंड दोनों जगह पर संवैधानिक आंदोलन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट के माध्यम से देश में राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जब कोर्ट के अवमानना का केस जब उनको चलता है, 2 माह की सजा होती है, एक राष्ट्रीय फंड का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय फंड का गठन होता है तो राष्ट्रीय फंड जैसे ही आएगा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सोच डेवलप होगी, ठीक है ना। और लोगों के मन में एक राष्ट्रवाद का की भावना पैदा होनी प्रारंभ हो जाएगी। उनको लगेगा कि नहीं, अब हमको इस प्रकार से काम करना है, अब संवैधानिक आंदोलन करना है, और हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन हम नहीं कर सकते हैं, या फिर अंग्रेजों के सामने अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रख सकते। इसीलिए एक फंड को स्थापित किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ था, इंडियन एसोसिएशन का एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन एसोसिएशन ने 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सम्मेलन, ये अखिल भारतीय सम्मेलन था, ठीक है ना। अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया। हमने बताया था कि इंडियन एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल की संस्था के रूप में स्थापित की गई थी, ठीक है। और इसका पर्पस था राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना, सबको असेंबल करना, यूनाइट करना। ऑब्जेक्टिव था राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना। इसी प्रकार 1 मार्च 1883 को हमने बताया था कि सिचुएशन जब आता है तो बहुत सारी दशाएं, है ना, तुम्हारे फेवर में काम करनी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ भी वैसा ही होता है। एक तरफ इंडियन एसोसिएशन ने राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया कलकत्ता में 83 में ही। 1 मार्च 1883 को ए.ओ. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को पत्र लिखा सबको असेंबल करने के लिए। 1 मार्च 1883 को ए.ओ. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को पत्र लिखा। नेक्स्ट 1884 थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन अडयार में आयोजित किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1883 84 इसका एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होना था। एनुअल कॉन्फ्रेंस अडयार मद्रास में है, वहाँ हुआ। और इसमें ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इत्यादि बड़े बड़े लीडर पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। और 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, ध्यान रखना है 1884, इंडियन नेशनल यूनियन इसका गठन होता है। इंडियन नेशनल यूनियन को कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो गठन होगा 1885 में, उसका प्रीडेसेसर कहा जाता है ना, पूर्ववर्ती संस्था, अग्रदूत को बोलते हैं ना। इसी समय
बात कर रहे हैं बार बार कि लीटन के कार्रवाई से भारतीय काफी नाराज थे। अंग्रेज को भी डर लग रहा था कि कहीं फिर से आंदोलन नहीं हो जाए, विद्रोह 1857 क्रांति की तरह फिर से नहीं हो जाए, है ना। इसीलिए एवो ह्यूम ने इसी पीरियड में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इन सभी बड़े बड़े जगहों का दौरा किया। दौरा करके वहाँ के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, स्टडी किया, रिसर्च किया इस चीज़ पर कि भारतीयों की मानसिकता आखिर किस प्रकार की है। क्या भारतीय अंग्रेजों के शासन को स्वीकार कर रहे हैं या फिर उनके मन में कहीं उत्तेजना तो नहीं पनप रही है। इसीलिए एवो ह्यूम ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, ठीक है। और उसके बाद दौरा करने के बाद ह्यूम द्वारा पूना में इंडियन नेशनल यूनियन के सम्मेलन की घोषणा की गई। इंडियन नेशनल यूनियन, ध्यान रखना है, इंडियन नेशनल यूनियन का ही सम्मेलन करना था 1885 में। कहाँ? पूना में, ठीक है। लेकिन बताया जाता है कि पूना में उसमें कॉलरा फैल गया था, हैजा फैल गया था। इसीलिए पूना से धेनु को शिफ्ट करके कहाँ ले जाया गया? बॉम्बे ले जाया गया। बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, कल बताए थे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में सम्मेलन आयोजित किया गया और आयोजन का डेट था 28 दिसंबर 1885, ठीक है ना। और यहीं पर इस इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल के क्या रखा गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और क्वेश्चन पूछता परीक्षा में, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखा गया, तो किसके सुझाव पर रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। ये देखो यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, यहाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसी समय गठित होती है, ठीक है। इंडियन नेशनल यूनियन इसका बैठक नहीं होता है, ठीक है। और ह्यूम ने सबको बुलाया था, उसका एक अलग एसोसिएशन था, वो उसका बैठक नहीं होता है। सब एक ही जगह एकत्रित होते हैं, सब एक ही जगह एकत्रित हुआ। और इसी को यहाँ पर आवश्यकता हमने बताया था, टाइम, सिचुएशन और पर्सनालिटी, ये आवश्यकताएं महसूस की जा रही थी कि इस तरह से अब कोई नया संगठन हो जो ऑल इंडिया लेवल पे हो और अपनी बात को वहाँ रखें, और संगठन सरकार के सामने हमारी बातों को रखे और हम लोगों के लिए जो भी इंटरेस्ट हमारा है वो फुलफिल हो। यहीं से आ जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सब एक हो जाता है, फिर एक होकर, है ना, एक बड़ा संगठन हमारा बन जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। बाकी इसका फैक्ट से कुछ याद रख लेना है। स्टार्टिंग में इसके सदस्य कितने थे? तो पहला साल 1885 में 72 सदस्य थे, 72। 1886 में बढ़ के 434 हो जाता है। 72 में 38 बम्बई का ही था। 1887 में 607, ठीक है। तो इस तरह से तुम लिख सकते हो। इस तरह से पहला में 72, दूसरा में 434, तीसरा में 607, चौथा में 85, 86, 87, 88 है ना, 88 में 1248, 1889 में 1889 ही था, इसे यहाँ तक लिख रहे हैं, ठीक है ना। 1889 में 1889 ही था, वो टेंशन नहीं लेना। और स्टार्टिंग में 72 था। मतलब कांग्रेस की सदस्य संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ रही है। और प्रत्येक वर्ष इसका दिसंबर महीने के अंतिम 3 दिन सम्मेलन होता था। उसमें भारतीयों की समस्याओं को रखा जाता था और उसके माध्यम सरकार को, है ना, ये फॉरवर्ड किया जाता था मैसेज के, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि अंग्रेजों को लगता है वही एवो ह्यूम को, ठीक है ना, एवो ह्यूम को आगे बढ़ाया गया था इसको सम्मेलन को बनाने के लिए और संगठन को तैयार करने के लिए, कांग्रेस की स्थापना के लिए डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन जो उस समय गवर्नर जनरल थे। बाद में डफरिन ही ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। जब लगा कि भाई ये पढ़ना शुरू हो गया, आगे बढ़ रहा है, तो डफरिन को ही टेंशन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए धीरे धीरे अब अंग्रेज लग जाते हैं किस प्रकार से कांग्रेस को दबाया जाए, उसको समन किया जाए, दमन किया जाए उसका। तो फिर यहाँ से इसके विरोध में बहुत सारी पॉलिसी आनी शुरू हो जाएगी, तो भारतीय भी रिएक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सब चेंजिंग आ जाएगा।
तो कांग्रेस का आंदोलन इसके बाद स्टार्ट होगा। तो पिछले क्लास में भी डिस्कस हम लोग किए थे। बहुत सारा फैक्ट्स तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन यहाँ पर हो जाता है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस गठन जब होता है तो इसमें डिफरेंट लीडर होंगे। अब यहाँ से जो हम लोग पढ़ेंगे कोई इतिहास को, तो ये 3 भागों में ऐसे पढ़ना है। पहला उदारवादी कांग्रेस, उग्रवादी कांग्रेस और गांधीवादी कांग्रेस। गांधीवादी कांग्रेस, ये उदारवादी कांग्रेस है 1885 से 1905। ये हम लोग को ऐसे फेज वाइज पढ़ना है, ठीक है ना। तो फेज वाइज तरह पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तुम लोग चलो। उदारवादी कहने का सेंस यहाँ पर है कि इन लोगों का पर्पस अभी कोई बहुत ज़्यादा उग्र विचार इनका नहीं है, पर्पस कोई आंदोलन करने का नहीं है, समझौतावादी इनका तरीका है, ठीक है। आवेदन देकर अपनी बातों को रखना है, डेलीगेशन जाना है मिलने के लिए सरकार से, या फिर ब्रिटेन में हो या इंडिया में हो, ठीक है ना। मतलब इनकी जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी एकदम मॉडरेट टाइप की, मध्यम मार्गी और उदारवादी, इसलिए लिबरल भी बोलते हैं, मॉडरेट कांग्रेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। पर्पस था लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। उद्देश्य क्या था इसका? लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरा था इस संगठन के सदस्य संख्या को बढ़ाना, ठीक है। देश के अंदर धर्म, वंश, प्रांत संबंधी विवाद को खत्म करना और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना। ठीक है। और प्रत्येक साल जैसे हमने बताया था कि अंतिम साल के अंतिम महीने में अंतिम 3 दिन इनका 3 दिवसीय बैठक होती थी, और व्यवस्था जो होता था मीटिंग का वो स्थानीय स्वागत समिति होती थी, ठीक है ना। वेलकम कमेटी थी, वो इसकी व्यवस्था करती थी, और स्थानीय संस्थाओं से चंदा एकत्रित किया जाता था, ठीक है। और चंदे के माध्यम से ही सारा खर्च वर्च चलता था।